गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। जैसे कि देखिए, हम अपनी हिंदी की सीरीज़ में बात कर रहे हैं और हिंदी की सीरीज़ में भी हम जो थे विकारी शब्द पर बात कर रहे थे और विकारी में हम 3 शब्दों को पढ़ चुके हैं। उसमें एक संज्ञा को पढ़ चुके हैं, एक सर्वनाम को पढ़ चुके हैं, एक विशेषण जो शब्द थे उनको भी हम जो है अपनी पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं। आज जो हम विकारी शब्द में ही जो बात करेंगे, क्रिया शब्द की बात करेंगे, जो कि एक विकारी शब्द का ही भाग है और उसमें हम देखेंगे कि क्रिया क्या होती है और किस तरह से इसका निर्माण जो है होता है। तो आज की जो क्लास है उसमें हम क्रिया पर बात करेंगे। और देखिए, जैसे कि जो क्रिया है ये भी एक आपका कैसा शब्द है, विकारी शब्द है। ये भी जो है एक विकारी शब्द है। और विकारी शब्द में हम बात कर चुके हैं, 4 तरह के विकारी शब्द होते हैं। एक संज्ञा जो शब्द हैं वो विकारी शब्द होते हैं, एक जो सर्वनाम जो शब्द हैं वो भी विकारी शब्द हैं, और एक जो विशेषण शब्द हैं ये भी विकारी शब्द हैं, और एक देखिए जो क्रिया शब्द हैं ये भी जो हैं आपके विकारी शब्द हैं। तो ये जो 4 जो हैं आपके विकारी शब्दों में आते हैं और इसमें से जो है हम 3 की बात कर चुके हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। आज जो बात करेंगे हम क्रिया की बात करेंगे। देखिए, जैसे देखिए जो क्रिया की यदि बात करते हैं तो यदि हम इसको मूल भाषा में देखें, मूल भाषा यानी हमारी एक भाषा है संस्कृत भाषा। तो संस्कृत भाषा में इसी जो क्रिया को जो है धातु के रूप में जानते हैं। इसको जो है किसके रूप में जानते हैं, धातु के रूप में जानते हैं। तो कभी भी प्रश्न ये पूछता है कि जो संस्कृत भाषा है उस संस्कृत भाषा में हम क्रिया को किस रूप में जानते हैं, तो क्रिया को हम उसमें जो है धातु के रूप में जानते हैं। अब देखिए, जैसे कि डायरेक्ट अब धातु से क्रिया तो बनी नहीं होगी, उसमें भी एक जो है लगातार एक लंबा प्रोसेस रहा होगा, तब जाकर के जो है धातु से क्रिया का निर्माण हुआ होगा। अब कैसे धातु से क्रिया का निर्माण हुआ है उस चीज़ को हमें बात करना होगा कि किस तरह से हम इसमें जो है बना सकते हैं धातु से क्रिया। अब देखिए, तो यहाँ पर हम जो सीख रहे हैं, सबसे पहले धातु से क्रिया बनाना सीख रहे हैं कि क्रिया का निर्माण कैसे होता है। देखो, जब कभी भी हम धातु में एक प्रत्यय है ना प्रत्यय जोड़ देते हैं तो धातु से हिंदी की जो क्रियाएं होती हैं उनका निर्माण हो जाता है। तो यहाँ ध्यान देंगे, यदि हम धातु में क्या जोड़ देते हैं, ना प्रत्यय, इस अगर हम ना प्रत्यय को जोड़ते हैं तो इससे जो है अगर देखेंगे तो इससे जो बनता है, अगर देखेंगे धातुना, ये शब्द बनता है और ये जो आपका रूप है ये क्रिया का रूप है। जैसे अगर आप देखेंगे मैंने लिखा चल और इसमें प्रत्यय जोड़ा ना, तो इससे जो बनेगा क्या बन गया, चलना। जैसे अगर आप देखेंगे उठ, अगर मैंने इसमें ना जोड़ दिया तो इससे क्या बन गया, उठना। जैसे पढ़, अब पढ़ में मैंने ना जोड़ दिया तो क्या बन गया, ये पढ़ना। तो ये क्या है, क्रिया के रूप हैं, ये जो क्रिया के निर्माण के स्वरूप हैं। तो इस तरह से क्रिया का जो निर्माण है वो हमारी मूल भाषा संस्कृत से हुआ है। तो यहाँ कभी भी प्रश्न इस तरह से पूछा जाए कि जो क्रिया है वो किस भाषा के मूल रूप से बनी हुई है, तो ये धातु शब्द से बनी हुई है, जो कि एक आपका संस्कृत भाषा का शब्द है। देखिए, आज मैं आपको इस क्लास में बहुत सारी जो नई बातें हैं उनको बताने वाला हूँ। इसका आप एक स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए, अब देखिए दूसरी बात यहाँ ये आती है कि एक क्रिया की परिभाषा को लेकर के बातें बनती हैं। एक दूसरी बात ये आती है कि जो क्रिया की अगर हम परिभाषा देखें तो वो क्या हो सकती है। तो जैसे देखिए, पुस्तक में देखेंगे तो पुस्तक में लिखा रहता है वाक्य में जिससे कार्य का होना या करना पाया जाता है, उसे किस रूप में जानते हैं, क्रिया के रूप में जानते हैं। उसको लिख दिया जाता है क्रिया के रूप में, जो है हम उसको जान लेते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक नई बात बताता हूं। अब आप सोचिए कि सबसे पहले वर्णमाला आई, सबसे पहले क्या आई, वर्ण आए, वर्ण के बाद में क्या है, शब्द,
और शब्द में भी पहले विकारी शब्द आए और फिर जो है अविकारी शब्द आए, और जब ये शब्दों का स्वरूप पढ़ लेते हैं तभी तो हम वाक्य का स्वरूप पढ़ेंगे, तभी तो जो है हम वाक्य का स्वरूप पढ़ सकते हैं। तो जो क्रिया जो है वो किस में है? शब्द में। तो इसका मतलब ये है कि वाक्य से पहले हमें किसका ज्ञान होना चाहिए? शब्द का ज्ञान होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि यहां हम इस शब्द का जो प्रयोग करते हैं वो गलत करते हैं। तो यहां ऐसे लिखना चाहिए, ऐसे विकारी शब्द जिनसे किसी कार्य का करना या होना पाया जाता हो, उसे क्रिया के रूप में जानते हैं। उसको हम किसके रूप में जानते हैं? क्रिया के रूप में जो है हम उसको जान लेते हैं। अभी जैसे मैंने आपको उदाहरण के लिए, जैसे मैं लिखता हूं यहां पर राम सोता है, मैंने एक वाक्य लिखा यहां पर कि राम सोता है। तो यहां पर जो ये सोना है ये क्या है? क्रिया है। तो अभी हम ये भी देखेंगे कि ये कौन सी क्रिया है, इसका जो निर्माण है वो किस तरह से हुआ है। तो ये थी हमारी क्रिया की एक परिभाषा हुई। इसके बाद में हमारा जो मेन पॉइंट आता है कि क्रिया के प्रकार किस तरह से बांटते हैं। तो मेरे प्यारे छात्रों, क्रिया के जो प्रकार हैं वो कई भागों में हम बांटते हैं और उनके आधार से जो हम उसको पढ़ते हैं, जिसमें हम सबसे पहले जैसे एक पढ़ेंगे कर्म के आधार पर क्रिया के भेद पढ़ेंगे, और उसमें भी जैसे एक क्रिया सुना होगा आपने सकर्मक क्रिया है, एक सुना होगा अकर्मक क्रिया है। तो इनको भी मैं बहुत ही विस्तार से आज जो है अपनी क्लास में बताने वाला हूं। देखिए, सबसे पहले हम यहां पर क्रिया के भेद की बात कर रहे हैं, और उसमें भी सबसे पहला देख रहे हैं हम जो है यहां पर जो बात कर रहे हैं हम जो है क्रिया के भेद की बात कर रहे हैं। और जो क्रिया का भी जो भेद है वो हम देख रहे हैं किसके आधार पर? कर्म के आधार पर क्रिया का भेद देख रहे हैं। यहां पर जो बात कर रहे हैं हम जो है कर्म के आधार पर क्रिया का भेद देख रहे हैं कि कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं उसकी बात कर रहे हैं। देखिए, यदि हम कर्म के आधार की बात करते हैं तो दो भेद होते हैं, एक होती है सकर्मक क्रिया और एक होती है अकर्मक क्रिया। यहां पर दो भेद हैं, एक जो होती है आपकी सकर्मक क्रिया होती है और दूसरी है देखेंगे अकर्मक क्रिया होती है। एक जो है दूसरी बात करते हैं यदि हम जो है तो एक हमारी जो है अकर्मक क्रिया का रूप होता है। अब हमें यह जानना होगा कि ये सकर्मक क्रिया क्या है और ये जो है अकर्मक क्रिया क्या है। अब हम एक एक को लेकर के सकर्मक और अकर्मक क्रिया के भेद को लेकर के पढ़ते हैं, बहुत ही डिटेल में यहां पढ़ने की कोशिश करते हैं हम जो है। तो यहां सबसे पहले हम देख रहे हैं सकर्मक क्रिया का रूप देख रहे हैं। देखिए, सकर्मक स का मतलब क्या होता है? सहित होता है। अब देखें, अगर हम इसका शाब्दिक विच्छेद कर दें तो इस शाब्दिक विच्छेद क्या होता है? स प्लस कर्म। तो इसमें जो उपसर्ग जुड़ा हुआ है स उपसर्ग जुड़ा है और ये कर्म। श का मतलब क्या होता है? सहित होता है। और किसके सहित? कर्म के सहित। यानी ऐसी क्रियाएं जो कर्म के सहित होती हैं। कैसे कर्म? अब देखो, एक बात आप बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि जो वाक्य की जो संरचना है, जो कोई भी वाक्य होता है उसकी संरचना तीन चीजों से मिलकर के बनी होती है। एक होता है कर्ता, दूसरा कर्म और तीसरा क्रिया। तीन चीजों से मिलकर के वाक्य की संरचना बनती है, कर्ता, कर्म और क्रिया। इन तीन चीजों से मिलकर के वाक्य की कोई भी जो संरचना वो बनती है। और देखिए, जो क्रिया है वह सदैव अपने से पूर्व पर प्रभाव डालती है, अपने से पूर्व वाले पर प्रभाव डालती है।
यानी हमेशा जो क्रिया होगी वो अपने से जो पूर्व होगा उस पर ही प्रभाव डालेगी वो जो है। अब कैसे प्रभाव डालेगी? अब यहां क्या कह रहा है? कर्म सहित। तो इसका मतलब क्रिया किस पर प्रभाव डालेगी? कर्म पर प्रभाव डालेगी। और जहां कहीं पर भी कोई वाक्य दिया गया होगा उसमें जो है एक चीज जरूर दी होगी, कर्ता। तो इसका मतलब क्या है कि जो क्रिया है वह कर्म के साथ साथ में किस पर भी प्रभाव डालती है? कर्ता पर भी प्रभाव डालती है, दोनों चीजों पर प्रभाव डालेगी। तो यानी ऐसी क्रिया हैं या ऐसे विकारी शब्द जो कि कर्म के साथ साथ में कर्ता पर भी अपना प्रभाव दिखाते हो, तो ऐसे जो क्रिया शब्द हैं वो क्या कहलाएंगे? सकर्मक क्रिया शब्द कहलाएंगे। ध्यान देंगे, ऐसी क्रियाएं जो कि अपना प्रभाव किस पर? कर्म के साथ साथ कर्ता पर भी डालती हों, तो उन्हें सकर्मक क्रिया के रूप में जानते हैं। उनको हम किसके रूप में जानते हैं? सकर्मक क्रिया के रूप में जानते हैं उनको जो है। जैसे देखेंगे, अगर हम इसमें उदाहरण देखें, खाना है, पीना है, और भी देखेंगे जैसे पढ़ना है, ये सब क्या है? सकर्मक क्रिया के रूप हैं। अभी मैं डिटेल में ये बताऊंगा कि हम किस प्रकार से सकर्मक और जो अकर्मक क्रिया है उनकी पहचान कर सकते हैं। अभी केवल मैं यहां पर इस सकर्मक क्रिया को आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए, अब हम इसमें देखते हैं दूसरा अकर्मक क्रिया का रूप देखते हैं। दूसरा मैं बात करता हूं इसमें जो है अकर्मक क्रिया का रूप बात करता हूं। देखिए, दूसरा हम इसमें बात कर रहे हैं अकर्मक क्रिया, एक रूप की बात कर रहे हैं इसमें जो है अकर्मक क्रिया का रूप। अकर्मक का मतलब देखिए, इसमें अ उपसर्ग जुड़ा हुआ है, शाब्दिक विच्छेद करें अ प्लस कर्म। अ का मतलब क्या होता है? बिना। और किसके बिना? कर्म के, यानी बिना कर्म के क्रिया। तो इसका मतलब क्या था? वही हम एक बार फिर आते हैं कि यदि हमने अभी देखी थी वाक्य की संरचना को देखा था, और वाक्य की संरचना में क्या था? कर्ता, कर्म प्लस क्रिया, ये तीन चीजें थी। और क्रिया का प्रभाव सदैव अपने से पूर्व पर था। तो इसका मतलब क्रिया का प्रभाव किस पर होना चाहिए था? कर्म पर। लेकिन यहां क्या कह रहा है? बिना कर्म के, यानी उनमें कर्म नहीं होगा। तो इसका मतलब ये तो होगा नहीं। तो अब इसका प्रभाव किस पर आ जाएगा? कर्ता पर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे क्रिया शब्द जिनका प्रभाव कर्म पर न हो करके सीधे किस पर पड़ता हो? कर्ता पर पड़ता हो, तो ऐसे जो क्रिया शब्द हैं वो क्या कहलाते हैं? अकर्मक क्रिया शब्द जो हैं कहलाते हैं। तो ध्यान देंगे यहां पर, ऐसे क्रिया शब्द जिनका प्रभाव कर्म पर न पड़कर सीधे कर्ता पर पड़ता हो, तो उन्हें अकर्मक क्रिया के रूप में जानते हैं। उनको किस रूप में जानते हैं? अकर्मक क्रिया के रूप में हम जो है जान लेते हैं। हमेशा याद रखेंगे, जैसे देखेंगे सोना है, सोता, रोता, हंसता, ये सब जो है इत्यादि। जैसे आप देखेंगे
राम सोता है। तो अगर आप देखेंगे इसमें क्रिया क्या है, सोना, और इसका प्रभाव सीधा किस पर पड़ रहा है, कर्ता पर पड़ रहा है। तो यहां क्या है, कर्ता पर क्रिया का जब कभी प्रभाव सीधे पड़ेगा तो वहां पर जो क्रिया होगी वो कौन सी क्रिया होगी, एक अकर्मक क्रिया का जो है रूप होगा। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर देखते हैं नेक्स्ट। चलिए, अब प्यारे छात्रों हमने ये देख लिया कि सकर्मक क्रिया क्या है और अकर्मक क्रिया क्या होती है। अब हम इसके बाद में अगली बात ये करते हैं कि सकर्मक क्रिया और जो अकर्मक क्रिया है, हम दोनों की जो पहचान है वो किस प्रकार से कर सकते हैं। यदि कोई भी वाक्य दिया है तो उसमें हमें पहचान करने में बड़ी दिक्कतें आती हैं, तो अब हम उस पर बात करते हैं। देखिए, यहां पर हम जो है सकर्मक और अकर्मक क्रिया को पहचान करना सीख रहे हैं। यहां मैं बता रहा हूं सकर्मक या अकर्मक क्रिया की पहचान करना सीख रहे हैं। ये तो हम जान चुके हैं कि क्या होती हैं ये दोनों जो है। सबसे पहले एक जनरल मेथड जो आप सभी लोग जानते हैं कि आप क्या करते हैं, क्रिया से पूर्व क्या लगाते हैं, पूर्व क्या प्रश्नवाचक लगाते हैं, और जो उत्तर मिलता है तो इसका मतलब आप सोच लेते हैं वो सकर्मक है क्योंकि उसमें कर्म है। अगर उत्तर मिलता है तो सकर्मक, और अगर नहीं मिलता है तो अकर्मक है। लेकिन कभी कभी ऐसे जो मेथड होते हैं वो फेल भी हो जाते हैं और वो गलत भी हो जाते हैं। जैसे देखिए, मैं एक यहां पर उदाहरण लेता हूं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं या पत्ता गिरता है। एक मैंने उदाहरण लिया है, पेड़ से पत्ता गिरता है। अब प्रश्न ये पूछ ले देता है कि दिए गए वाक्य में कौन सी क्रिया है, पहचानिए। तो इस वाक्य में क्रिया पहचानने के लिए आपको दे दी जाती है। तो आप क्या करते हैं कि क्रिया तो आपको पता है गिरना है, और आप इससे पूर्व क्या लगाते हैं, क्या गिरता है, तो आपको उत्तर मिला पत्ता। तो आप तुरंत सोचते हैं इसका मतलब ये हो गया कर्म कारक हो गया। आप ये सोच लेते हैं ये कर्म कारक हो गया और इसमें सकर्मक क्रिया का रूप हो गया। और यही जो है एनसीईआरटी भी दे देती है। लेकिन ये एक गलत रूप है, बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है इसको मैं स्पष्ट करता हूं, क्लैरिफिकेशन देता हूं। देखो, अब आप सोचिए कर्ता का मतलब क्या होता है। कर्ता का मतलब होता है कार्य करने वाला। कोई भी जो कार्य करता है, कार्य करने वाले को जो है हम कर्ता के रूप में जान लेते हैं। भाई जो काम करता है वो कर्ता होता है, और ऐसा कोई भी वाक्य नहीं होता है जिसमें कर्ता मौजूद ना हो, क्योंकि बिना कर्ता के तो कोई भी जो कार्य है वो हो ही नहीं सकता है। तो यदि आप इस वाक्य में देखेंगे कि अब आप देखिए काम कौन कर रहा है, गिरने का काम कौन कर रहा है यहां पर। अब आप यदि देखेंगे तो गिरने का जो काम है वो पत्ता कर रहा है। तो पत्ता जो है यहां पर एक कर्ता कारक है। पत्ता क्या है यहां पर, एक कर्ता कारक है। और ये क्या है, अपादान कारक है ये यहां पर, क्योंकि कोई चीज जिससे अलग हो रही है क्या है, एक अपादान कारक का रूप है। ये जो है ये एक अपादान कारक का स्वरूप है। तो यहां पर अगर देखेंगे तो अब हमने क्या था कि जिस किसी का, सबसे पहले अब जैसे देखेंगे कि किसी का प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा है, अब कर्म तो है नहीं, और जिसका प्रभाव जो है कर्ता पर पड़ता है वहां कौन सी क्रिया होती है, अकर्मक क्रिया। तो इसका मतलब यह है कि प्रयुक्त वाक्य में जो गिरना जो क्रिया है वो एक कैसी क्रिया है, अकर्मक क्रिया का स्वरूप है। तो अब आप देखिए, तो यहां पहचानने में बड़ी जो है दिक्कतें हो जाती हैं।
कि किस तरह से हम जो है सकर्मक क्रिया की पहचान करें, किस तरह से जो है हम अकर्मक क्रिया की जो है पहचान करें। जैसे और भी मैं एक उदाहरण ले लेता हूं आपके लिए, और भी मैं एक उदाहरण लेता हूं। जैसे देखिए एक उदाहरण लेता हूं, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। एक उदाहरण है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। तो यदि आप यहां फिर दोबारा से वही क्या वाला लगाएंगे, क्या उड़ते हैं, पक्षी उड़ते हैं, तो आप सोचेंगे तुरंत कर्म कारक हो गया, क्योंकि क्या से क्रिया से पूर्व क्या लगा दें तो जो उत्तर मिल जाए तो उसमें इसका मतलब जो है तुरंत कर्म की पहचान होती, तो आप तुरंत कह देंगे कर्म कारक हो गया, लेकिन नहीं, गलत है भाई। मैंने अभी बताया कि एक होता है कर्ता। कर्ता का मतलब क्या होता है, कार्य करने वाला होता है। कर्ता कौन होता है, कार्य करने वाला होता है। यदि आप इस वाक्य में देखेंगे, उड़ कौन रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं। तो जब पक्षी उड़ रहे हैं यहां पर, तो पक्षी क्या है, इसमें कर्ता कारक है। ये क्या है, इसमें कर्ता कारक है। और आकाश में ये क्या है, अधिकरण कारक है। इसमें ये क्या है, इसमें अधिकरण कारक है। तो इसका मतलब क्रिया का जो प्रभाव है वो किस पर पड़ रहा है, कर्ता पर पड़ रहा है। और जहां सीधा कर्ता पर प्रभाव पड़ता है तो वहां पर कौन सी क्रिया होती है, अकर्मक क्रिया का रूप होता है। वहां कौन सा रूप होता है, अकर्मक क्रिया का रूप होता है। इसका आप एक स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए अब हम दूसरे मेथड से जो है इनकी पहचान करना सीखते हैं। एक और मेथड है, सकर्मक और अकर्मक क्रिया की एक तरीके से पद परिचय से भी हम पहचान कर सकते हैं। एक इसके लिए तरीका और है इनके लिए पहचान करना, पद परिचय। इससे भी हम जो है सकर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान कर सकते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूं, यहां पर राम सोता है, मैंने एक उदाहरण ले लिया। अब आप जानते हैं कि जो वाक्य की जो संरचना है, जो वाक्य की संरचना है, तीन चीज से मिलकर बनती है, कर्ता, कर्म प्लस क्रिया। तीन चीजों से किसी भी वाक्य की जो संरचना है उसका निर्माण होता है। अब आप देखिए क्रिया क्या है इसमें, सोना। राम क्या है इसमें, जो है कर्ता है। तो जो जो दिए हैं उनसे उनको काट लो। कर्ता से कर्ता, क्रिया से क्रिया, तो इसमें किसका अभाव है, कर्म का अभाव है। और जहां कर्म का अभाव होता है और वहां सीधे किस पर आपका फल जाता है, कर्ता पर। तो यानी कौन सी क्रिया होती है, अकर्मक क्रिया होती है। सीधा सा बात आ गया। जैसे और भी मैं उदाहरण लेता हूं इसके लिए। जैसे देखिए एक और उदाहरण लेता हूं, मोहन पुस्तक पढ़ता है। तो वाक्य की संरचना कितने चीजों से, तीन चीजों से, कर्ता, कर्म और क्रिया। ये तीन चीजों से होती है वाक्य की संरचना। पढ़ना क्या है, इसमें एक क्रिया है। मोहन क्या है, इसमें एक जो है कर्ता है। पुस्तक क्या है, इसमें एक कर्म का रूप है। अब आप देखें, कर्ता से कर्ता, कर्म से कर्म, क्रिया से क्रिया, कुछ बचा नहीं बचा। तो इसका मतलब यह है कि क्रिया का प्रभाव कर्म और कर्ता दोनों पर पड़ रहा है। और जहां कर्म क्रिया का प्रभाव
क्रिया का प्रभाव किस पर पड़े, कर्म और कर्ता दोनों पर पड़ता है, तो वहां पर कौन सी क्रिया होती है, सकर्मक क्रिया हो जाती है। वहां पर जो है वहां कौन सी क्रिया का रूप हो जाता है, तुरंत समझते हैं आप, जो सकर्मक क्रिया का रूप हो जाता है। एक और उदाहरण लेता हूं मैं जो है, जैसे देखिए एक उदाहरण और लिया मैंने, जैसे मोहन तेज दौड़ता है। मोहन तेज दौड़ता है, एक उदाहरण लिया। तो वाक्य की यदि हम संरचना को देखते हैं तो वाक्य की जो संरचना है तीन चीजों से है, कर्ता, कर्म और एक आपकी किससे होती है, क्रिया से। यहां यदि आप देखेंगे जो मोहन है ये क्या है, कर्ता का रूप है। ये कौन सा रूप है, कर्ता का रूप है प्यारे छात्रों। दौड़ना देखोगे ये क्या है, क्रिया है। अब मन में आ रहा होगा सर तेज क्या है। भाई एक बात ध्यान रखना कि कर्ता कारक और जो कर्म कारक हैं, ये जो दोनों ही जो कर्ता कारक और कर्म कारक जो शब्द होते हैं, शब्द सदैव या तो संज्ञा शब्द होंगे ये जो है, या फिर क्या होंगे, सर्वनाम शब्द होंगे। और ये जो दोनों ही शब्द हैं ये कैसे शब्द हैं, विकारी शब्द हैं, परिवर्तनशील। अब आप देखें तेज का तेजा, तेजू, तेजे ऐसे थोड़ी नहीं हो सकता है, तो परिवर्तित रूप नहीं। तो इसका मतलब ये दौड़ने की ये क्या बता रहा है, विशेषता। तो ये क्या है, क्रिया विशेषण शब्द है। ये क्या है, क्रिया विशेषण शब्द है। तो इसका मतलब क्रिया का यहां प्रभाव जो है सीधे किस पर पड़ रहा है, कर्ता पर। भाई कर्ता से कर्ता काट दीजिए, क्रिया से क्रिया पड़ा, बचा क्या, कर्म बचा। इसका मतलब इस वाक्य में किसका अभाव है, कर्म का अभाव है। और जहां कर्म का अभाव हो जाता है वहां कौन सी क्रिया हो जाती है, अकर्मक क्रिया का रूप हो जाता है। ठीक, इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए एक और नया तरीका बताता हूं जो बिल्कुल लेटेस्ट तरीका है, जिसके माध्यम से आप जो है बहुत अच्छे से पहचान सकते हैं इन चीजों को जो है, जो कि अभी तक आपने नहीं पढ़ा भी होगा। सकर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान जो है हम काल परिवर्तित करके भी कर सकते हैं। इनकी जो पहचान है हम जो है काल को परिवर्तित करके भी कर लेते हैं। कैसे काल को परिवर्तित करके हम इनकी पहचान कर लेते हैं उसको ध्यान दीजिए। जो वाक्य दिया हो उसे भूतकाल में परिवर्तित कर दीजिए। भूतकाल में परिवर्तित कर दें। जैसे देखिए मैं एक उदाहरण लेता हूं, यहां पर सोनू कार चलाता है। मैंने यहां एक उदाहरण लिया, सोनू कार चलाता है। इस वाक्य को ये क्या है, वर्तमान काल में है। इसका अगर मुझे भूतकाल बनाना हो तो क्या बनेगा भाई भूतकाल, सोनू ने कार चलाई, यही बनेगा भूतकाल जो है। तो ध्यान दें, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। यदि कर्ता के पश्चात में, किसके पश्चात, कर्ता के पश्चात में ने विभक्ति का प्रयोग हो जाए। अब देखो कर्ता है, कर्ता के बाद सदैव ये क्या आ रही है, ने विभक्ति आ रही है। कर्ता के बाद ने विभक्ति आ जाए तो वहां पर सदैव सकर्मक क्रिया होगी। ये 100% सत्य, गलत नहीं हो सकता कभी भी। कहीं भी ट्राई कर लीजिएगा इस मेथड को, वो गलत हो सकते हैं, मेथड गलत नहीं हो सकता। देख सकते हैं चलाना क्या है, क्रिया, कर्ता
और ये क्या है इसमें, कार। कार क्या है इसमें, कर्म है। तो क्रिया का प्रभाव कर्म और कर्ता दोनों पर पड़ रहा है। तो जब कभी भी वाक्य भूतकाल में परिवर्तित करें और भूतकाल में परिवर्तित करने के पश्चात में वहां पर ने विभक्ति आ जाए तो सदैव याद रख लो वहां पर कौन सी क्रिया हो जाएगी, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। दूसरी बात, यही दूसरी बात ध्यान देंगे, जैसे मैं एक और उदाहरण लूं, जैसे मैंने वही लिया सोनू चलता है, ये मैंने एक और उदाहरण लिया। अब इसको मैं, ये क्या है, ये भी वर्तमान काल में है। अब मैं जब इसको भूतकाल में परिवर्तित करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, सोनू चला। तो यहां आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान देनी है कि यदि कभी भी कर्ता के पश्चात में ने विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है, किसका प्रयोग नहीं हुआ है, ने विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है, तो वहां सदैव अकर्मक क्रिया होगी। वहां कौन सी क्रिया होगी, सदैव अकर्मक क्रिया होगी। वहां पर सदैव, वहां पर सदैव कौन सी क्रिया होगी, अकर्मक क्रिया होगी। और कोई इसको आप ये थोड़ी नहीं कर दो, सोनू ने चला, इसको आप ने थोड़ी नहीं, प्रयोग हो ही नहीं सकता। यहां पर जो आप वैसे भी देख सकते हैं, चलना क्या है, क्रिया, सोनू क्या है, कर्ता। क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, सीधा कर्ता पर पड़ रहा है। तो यहां ध्यान देना है कि जब कभी भी वाक्य भूतकाल में आपने परिवर्तित किया है और कर्ता के बाद में ने विभक्ति आ गई है तो वहां पर सकर्मक क्रिया होगी। यदि ने विभक्ति नहीं आई है तो वहां पर अकर्मक क्रिया होगी। स्क्रीनशॉट लें। चलिए, इसके बाद में ये हमने पहचान करना देखा कि सकर्मक क्रिया की पहचान कैसे करते हैं और जो अकर्मक क्रिया होती है उनकी पहचान हम कैसे करते हैं। अब इसके बाद में एक बात और निकल के आती है, सकर्मक क्रिया के एक भेद और हैं, उनको भी हम देखते हैं। यहां पर जो है अकर्मक क्रिया का कोई भी भेद का स्वरूप नहीं होता है, सकर्मक क्रिया के जरूर दो भेद हैं। सकर्मक क्रिया के भेद, और ये हैं दो भेद हैं। कौन कौन से दो भेद हैं उनको देखिए। एक होती एक कर्मक क्रिया होती है और एक होती द्विकर्मक क्रिया होती है। द्विसकर्मक क्रिया लिख सकते हैं हम जो है, या इसी को बहुसकर्मक क्रिया भी लिख सकते हैं। इसी को जो बहुसकर्मक क्रिया लिख सकते हैं। देखो, एक सकर्मक क्रिया का मतलब क्या है, यदि दिए गए वाक्य में क्रिया का प्रभाव एक कर्म पर पड़ा है तो वहां पर क्या होगा, एक कर्मक क्रिया होगी। और यदि दिए गए वाक्य में क्रिया का प्रभाव दो या दो से अधिक कर्म पर पड़ा हो तो वहां कौन सी होगी, द्विकर्मक क्रिया होगी। जैसे अब हम देखते हैं यहां पर, अब हम उदाहरण देख लेते हैं। मैं इसमें कुछ जो है आपको उदाहरण जो है बता देता हूं। जैसे देखिए, एक मैं लिखता हूं यहां पर जो है, अध्यापक छात्रों को पढ़ाता है।
अध्यापक छात्रों को पढ़ाता है। पढ़ाना क्या है? क्रिया। अध्यापक क्या है? कर्ता कारक है। और को विभक्ति लगी हुई, इसका मतलब इससे पूर्व जो है ये दिया गया है, ये कर्म कारक है। अब आप देखिए क्रिया का प्रभाव कितने कर्म पर पड़ रहा है? एक कर्म पर। तो ये है यहां पर जो प्रयुक्त क्रिया है, एक कर्म क्रिया है। अब मैं यहीं पर इस वाक्य को बदल दूं, यहीं लिख दूं इसको मैं जो है, अध्यापक छात्रों को पुस्तक पढ़ाता है। अध्यापक छात्रों को पुस्तक पढ़ाता है। पढ़ाना क्या है? क्रिया। यहां कर्म के रूप दो है। अध्यापक क्या है? कर्ता है। यहां देख सकते हैं दो कर्म के रूप में, तो क्रिया का प्रभाव एक से अधिक कर्म पर पड़ रहा है। तो यहां पर ये जो दी गई क्रिया है ये क्या हो जाएगी? द्विकर्मक या क्या हो जाएगी? बहुकर्मक क्रिया हो जाएगी। ये यहां पर द्विकर्मक या बहुकर्मक क्रिया का रूप होगा। तो मेरे प्यारे छात्रों, आज की जो क्लास है उसमें हमने जो है सकर्मक और अकर्मक क्रिया को देखा। इसके बाद बाकी जो भेद हैं उनको हम अपनी अगली क्लास में जो है देखेंगे। तब तक आप अपने आप को सुरक्षित रखें और स्वस्थ रखें। धन्यवाद।